9 बजे की बड़ी खबरों में आज शुरुआत यूपी पुलिस के एक्शन की खबर से। कासगंज में यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कासगंज के आरोपी का भाई एलगार सिंह ढेर हो गया है। आपको बता दें कि एलगार सिंह यूपी पुलिस के सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या में शामिल था। ये मुठभेड़ कासगंज में काली नदी के पास हुई, जिसके बाद आरोपी के भाई को गोली लगी और वो ढेर हो गया। कासगंज में कल शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी। माफिया ने दरोगा को बंधक बनाकर उनके हथियार भी छीन लिए थे। इस मामले में मुख्य आरोपी मोती की तलाश जारी है। सिपाही की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस में एक्शन में आई और आज सुबह एलगार सिंह को ढेर किया। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में हैं और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए सीएससी ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। यूपी पुलिस ने तेजी से एक्शन दिखाते हुए अपने साथी सिपाही की शहादत का बदला ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के कासगंज में शराब माफियाओं को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को पहले बंधक बना लिया गया, बाद में जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई और फिर फरार हो गए। इस घटना में पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र शहीद हो गए और दरोगा अशोक बुरी तरह जख्मी हुए हैं। माफिया को पुलिस छापे की जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी और उनके हौसले इतने बुलंद थे कि शराब माफिया के गुर्गों ने दरोगा अशोक और कांस्टेबल देवेंद्र को बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी मिली है कि मोती नाम के बदमाश पर सिपाही की हत्या का आरोप है। मोती एक हिस्ट्री शीटर है और उस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस वारदात के बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई का ऑर्डर जारी किया गया है और पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान किया गया है। यूपी सरकार ने शहीद कांस्टेबल देवेंद्र के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वारदात के बाद दरोगा अशोक के हथियार भी गायब मिले हैं। योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद उम्मीद है कि इस घटना का मास्टरमाइंड मोती और उसके साथी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उत्तराखंड के चमोली में आपदा में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 174 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं तपोवन टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दीवार ऊपर पे, दीवार में, अरे दीवार में लगाओ, दीवार में, वॉल में। पानी भी गिर रहा है ऊपर से, पानी भी गिर रहा है ऊपर से ना। इस टनल के अंदर मलबा भरा है और मलबे के उस पार हैं 35 लोग, जिनके पास पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम ने दिन रात एक कर दिया है। किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले 72 घंटे बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि तब तक इंसान के जिंदा होने की उम्मीद होती है। यही वक्त बीतता जा रहा है और इस टनल में जुटी पूरी टीम वक्त के साथ जूझ रही है। टनल में भारी मलबा आ गया है। जितना मलबा हटाया जा रहा है उससे दोगुना मलबा आ रहा है। यही सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन रेस्क्यू में लगा कोई भी शख्स हार मानने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू टीम एक ड्रोन की मदद से आगे बढ़ रही है, जिससे रास्ते में फैले मलबे की सही जानकारी मिल पा रही है। टनल के दूसरे गेट से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें 180 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हो सकते हैं। ये टनल का एंट्री पॉइंट है, जहां से पानी अंदर आने का रास्ता बनाया गया है। 7 फरवरी को बाढ़ का पानी और मलबा इसी रास्ते से टनल में घुसा। इसके अलावा इन छोटे रास्तों से आए मलबे ने टनल को पूरा जाम कर दिया। नक्शे की मदद से टनल के 100 मीटर रास्ते को साफ किया जा चुका है और अब बाकी बचे 80 मीटर रास्ते को साफ किया जा रहा है। टनल से मलबा निकालने के बाद ही अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। टनल में अभी तक 120 मीटर तक सफाई हो चुकी है और जो
टनल के ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि मजदूर 180 मीटर की दूरी पर यहाँ फंसे हो सकते हैं और अब एक एक करके अर्थ मूवर अंदर जाता है, बाहर मलबा निकाल के आता है। अब अर्थ मूवर को अंदर जाने और बाहर आने में लगभग 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि गहराई ज्यादा हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और सीएम रावत ने बताया कि तपोवन टनल में मौजूद मलबे की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिन जोशीमठ में कैंप किया, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी, प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उनके सामने चुनौती क्या है। जो सुरंग के अंदर की जो स्थिति है वो 130 मीटर जाने के बाद उसमें एक नई तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। जितना मलबा हम बाहर निकाल रहे हैं उससे अधिक मलबा वहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ से राइट टर्न होना था और फिर आगे चलकर जहाँ पर ये मज़दूर हमारे हैं वहाँ पहुँचना था। अत्यधिक मलबा दूसरी दिशा से आने के कारण उसमें रेस्क्यू में प्रॉब्लम हुई है, उसकी गति अवरुद्ध हुई है कि एक शाफ्ट के जरिए ड्रिल करके वहाँ प्रवेश करने के लिए और वहाँ पर ऑक्सीजन जाए उसके लिए प्रयास हो रहा है। सबकी कोशिश तो यही है कि हम जल्दी से जल्दी उनको सुरक्षित बाहर लौटाने का काम करें। ये जो 12 लोग निकाले गए हैं, टनल पर एक बहुत बड़ा बोल्डर आ गया और उस बोल्डर की वजह से अंदर जो मलबा जा रहा था वो रुक गया और इन लोगों को निकाल पाने में हम सफल हुए हैं। हमको अब भी ये आशा है कि हम उन तक पहुंचेंगे और उनको सुरक्षित निकालेंगे। जो अलकनंदा का किनारा है उस पर दोनों तरफ हमारा जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। आज एक बॉडी हमको रुद्रप्रयाग के पास मिली है जो लगभग घटनास्थल से मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर से अधिक इसकी दूरी होगी, 100-125 किलोमीटर के बीच में होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी के सहारनपुर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी किसान महापंचायत के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसे नाम दिया है किसान महापंचायत। सहारनपुर के चिलकाना में होने वाली इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अपने इस दौरे में प्रियंका का लक्ष्य केवल मोदी सरकार को ही घेरना नहीं है, बल्कि वो मंदिर और दरगाह भी जाएंगी। आज सहारनपुर में प्रियंका गांधी सबसे पहले प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर जाएंगी और पूजा करेंगी। इसके बाद हजरत रायपुरी की दरगाह पर हाजिरी लगाएंगी। दोपहर करीब 1:30 बजे चिलकाना में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सहारनपुर के चिलकाना में किसानों की सभा को संबोधित करेगा, बल्कि उससे पहले 1971 में इंदिरा गांधी ने चिलकाना में जनसभा की थी। 1983 में राजीव गांधी ने भी चिलकाना में बड़ी रैली की थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने कम फोर्स होने के चलते प्रियंका गांधी को जनसभा की इजाजत नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस पंचायत करने पर अड़ी है। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हिंसा के अन्य किरदारों और साजिश से पर्दा हटाने की कोशिश में जुटी है। दीप सिद्धू के बाद दिल्ली पुलिस को अब लखा सिधाणा की तलाश है। हिंसा फैलाने वालों में लखा सिधाणा का नाम भी शामिल है। लखा सिधाणा ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के फौरन बाद फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया और किसानों के आंदोलन के बिखरने पर चिंता जाहिर की। पुलिस के मुताबिक 1 लाख के इनामी आरोपी दीप सिद्धू की फेसबुक पेज से भी इसी तरह के वीडियो अपलोड हो रहे थे। ये वीडियो कैलिफोर्निया में बैठी दीप सिद्धू की दोस्त अपलोड करती थी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दीप सिद्धू की लोकेशन को ट्रेस किया और दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया। दीप सिद्धू अपनी पत्नी के घर बिहार के पूर्णिया जाने की फिराक में था। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान
दीप सिद्धू लाल किले पर हिंसा भड़काने वालों में सबसे आगे था। वीडियो भी अपलोड हो रखे हैं जिसमें ये भड़काऊ भाषण दे रहा था। उसका जो रोल है, उसने एक बड़ी पब्लिक को भड़काऊ भाषण देकर और जो घटना हुई है लाल किले पर उसको अंजाम दिलाया है, उसमें ये केस में वांटेड है। तो वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करने वालों का जमावड़ा हो गया है। बीच सड़क पर तेज गाने की आवाज पर नाचने और स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। आंदोलन से बेपरवाह बीच सड़क पर डांस करते इन लोगों को किसानों की जगह हुड़दंगई कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाथों में तिरंगा है और तेज गाने की आवाज पर ये लोग मस्ती में नाच गा रहे हैं। ये लोग सिर्फ नाच गा ही नहीं रहे बल्कि बाइक से स्टंट करते भी दिख रहे हैं। देखिए कैसे शख्स बाइक को स्किट करके दिखा रहा है और स्टंटबाजी देखने के लिए उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा है। न इन्हें कानून का डर है और न ही संयुक्त किसान मोर्चा के उस गाइडलाइन का खौफ जिसमें तेज आवाज में गाने बजाने पर रोक है। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है, ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सबूत हैं जो कहते हैं किसान शांति से अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच के ऐलान के बाद उद्धव सरकार ने अब दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने लता और सचिन को नसीहत तो दी और केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सचिन का विरोध करना उल्टा पड़ गया। केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर स्याही तो डाली लेकिन वो टिकी नहीं, उल्टा नेताजी के ही कपड़े खराब हो गए। ये लोग सचिन तेंदुलकर के ट्वीट से नाराज थे जिसमें सचिन ने विदेशी सेलिब्रिटीज से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने को कहा था। इस विरोध की प्रेरणा मिली महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले से जिसमें सचिन और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच करने का ऐलान किया गया था। अब कांग्रेस और एनसीपी के नेता एक कदम आगे और बढ़े और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर यह दबाव डालने लगे कि वो किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करें। है हमारे सेलिब्रिटीज है, उनको भी कुछ बोलना चाहिए क्योंकि उनके बोलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है जो गवर्नमेंट के ऊपर भी और गवर्नमेंट चलाने वाले जो राज्यकर्ता मंत्री महोदय हैं उनके ऊपर भी। उनकी जो है जल्द वो कुछ कहते हैं तो सभी जो है उसके प्रति आदर से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। उनको कहना था पहले ही मगर नहीं कहे। अभी भी कोई समय तो गया नहीं, अभी भी तो खुलकर बोल सकते हैं कि भाई इसको जो इसका जल्द से जल्द हल ढूंढो, इतना तो कह सकते हैं। किसानों के पक्ष में सभी ने ट्वीट करना चाहिए। ट्वीट छोड़ दीजिए, हमदर्दी रखनी चाहिए। ट्वीट को तो अभी का जमाने का हथियार बन गया है और वही कारण बीजेपी ने छगन भुजबल के बयान पर कड़ा एतराज जताया। कहा सरकार इस तरह से किसी को डिक्टेट नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पार्टी छोड़ने वालों पर जमकर बरस रही है। ममता बनर्जी ने खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बताया तो पार्टी छोड़ने वालों की तुलना मीर जाफर से की। और যতক্ষণ বাজবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাজবো। टीएमसी छोड़कर जाने वालों पर ममता बनर्जी का गुस्सा आखिरकार छलक ही गया। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता ने पार्टी छोड़कर बीजेपी के खेमे में शामिल होने वाले नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें मीर जाफर तक कह दिया। সিরাজদৌল্লা মির্জাফরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন যে মির্জাফর গদ্দারি করেছিল। সেই গদ্দারকে কোনোদিন বাংলা ক্ষমা করেনি, দেশও ক্ষমা করেনি, মানুষও ক্ষমা করেনি। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी को बीजेपी से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। ऐसे में जनता के सामने खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए ममता बनर्जी को रॉयल बंगाल टाइगर का सहारा लेना पड़ा। আমি আবার বলছি আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। बीजेपी ने ममता के इस बयान पर पलटवार किया। कहा ममता निराश है इसलिए भड़की हुई है। क्या किया इन्होंने? तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। जब मैं तानाशाही कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं।
अपने विपक्षियों को, उनके आवाज को रोकने का काम ममता जी ने किया है। लोकसभा में अमित शाह कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर जमकर बरसे। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि बंगाल दौरे में अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठ गए थे। टैगोर की जो चिया उसमें जाके बैठ जाते हैं, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। यही वो फोटो है जिसके आधार पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को घेरने की कोशिश की थी। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि अमित शाह जब 20 जनवरी को अपने बंगाल दौरे के दौरान शांति निकेतन गए थे तो वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठ गए थे। हमारे अमित शाह जी जाकर ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चिया थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। मंगलवार को बारी अमित शाह की थी और जब शाह ने जवाब देना शुरू किया तो एक एक करके सारे फोटो सदन के सामने रख दिए कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है। वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। उसी स्थान पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। अमित शाह ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की चिट्ठी दिखाई और उसके आधार पर बताया कि असल में वहां कोई कुर्सी है ही नहीं, मेकशिफ्ट सीट बनाई गई है, वहीं पर सारे डिग्निटरीज बैठा करते हैं। और ये वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह आपके लिए इंडिया टीवी पर क्या खास है।